गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी हम इस समय पर कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जिस चैप्टर को अभी पढ़ना है, अभी तक हमने 4 चैप्टर तक पढ़ा और हमारे 5वें चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक अर्थात जिसमें मनुष्य का कोई जोर ना हो, कोई मनुष्य रोकथाम उसके लिए ना कर सकता हो, यानी कि इंसान मजबूर हो। आपदा अर्थात आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, ऐसा। चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर में। ठीक, 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने शिक्षक से पूछा, सर, समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, यह सुनामी क्या है, किस तरह उत्पन्न होती होगी? सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति 2 प्रकार की होती है। आपत्ति अर्थात आपदा, ये 2 प्रकार की होती हैं। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होते हैं। ये तीनों पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या क्या? भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। इन सभी के बारे में इसी चैप्टर में आगे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जैसा कि यहाँ पर दिया है, बाहरी परिवर्तन यानी कि हम जिसको देख सकते हैं। भूकंप को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु ज्वालामुखी को देख सकते हैं, सुनामी को देख सकते हैं, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, और ज्वालामुखी यानी कि रिस कर, बह कर या फूट कर विस्फोट के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं तूफान और दावानल। तूफान, बहुत तेज हवाएं, तूफान अर्थात बहुत तेज हवाएं, और दावानल अर्थात जंगल की आग। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं भूकंप। पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमज़ोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। हाँ, जहाँ की ज़मीन थोड़ी कमज़ोर होती है, भूकंप ऐसा नहीं है कि उसी जगह पर आए, जी नहीं, लेकिन अंदर की गतिविधियों के कारण, इस शब्द पर हमको जोर देना है, इसी शब्द को मानकर चलना है कि आंतरिक संचलन, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी अचानक से हिल जाती है, उसे भूकंप कहते हैं। भू अर्थात जमीन और कंप यानी कांपना। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। जैसा कि अभी हमें इन चित्रों में दिखाया गया है, भूकंप के कारण होने वाला स्तरभंग, मतलब कि चट्टानें आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, आड़ी टेढ़ी भी हो जाती हैं, और जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो मकान और ऊंचे ऊंचे फ्लैट वगैरह बने होते हैं, ये गिर भी जाते हैं। बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं कैसा विनाश हुआ है। चलिए, भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती हैं। उसमें से कई लहरें समुद्र तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती हैं। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ से भूकंप की लहरें सब जगह की ओर फैलती हैं, उसे भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र से
जितना दूर जाते हुए स्थान पर जाएं वैसे ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि उस निर्गमन केंद्र से जहाँ पर भूकंप आया हो, जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई हो, हम जनरली शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ से शुरू हुआ हो भूकंप, अगर जो हम उस जगह से उससे दूर की ओर चलते जाएं तो उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और वेग यानी कि तीव्रता को जाना जा सकता है। जिस साधन से हम भूकंप को मापते हैं उसको क्या कहते हैं? भूकंप आलेख यंत्र, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक। भूकंप के होने के मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, जिससे कि ज्वालामुखियां भी फट जाती हैं। दूसरा, विभंग जन्य भूकंप, कि इधर उधर सब कुछ ऊंचे ऊंचे मकान वगैरह, मकान हैं, फ्लैट हैं, पहाड़ हैं, ये सब बीच से फट भी जाते हैं, यानी विभंग, जैसे भंग यानी टूट जाना। भू संतुलन जन्य भूकंप, और कभी कभार ऐसा होता है कि भूकंप आता है लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है, उसमें उस भूकंप में पृथ्वी का संतुलन नहीं बिगड़ता है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 24 पर। ठीक। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भू सतह से लगभग 6378 किलोमीटर दूर है। चलिए अब हम आते हैं ज्वालामुखी पर। ज्वालामुखी अर्थात भू सतह की कमजोर चट्टान के स्तर पर पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें से होकर भूगर्भ धधकता हुआ लावा रस, मैग्मा, विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैसें भू सतह पर आने लगती हैं। यानी कि बहुत जोर से विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ राख और अंदर से चट्टानों के टुकड़े, वाष्प, लावा रस यानी कि गर्म, मैग्मा यानी कि भूरस पिघल कर बाहर निकलने लगता है। अब देखिए 5.3 पर जो दिया है चित्र, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त यानी सोती हुई ज्वालामुखी, और सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जो फटती रहती हैं बार बार। चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, पृथ्वी के गर्भ का तापमान। हाँ, सबसे पहला कारण है कि पृथ्वी के अंदर यानी गर्भ में कितना तापमान है। ठीक। दूसरा नंबर है प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति। यानी कि जब जहाँ पर ज्वालामुखी फट रहा है वहाँ पर तरल अवस्था में कितनी गैसें और कितनी चट्टानें और यानी कि कितना भूरस है। तीसरा, वायु और वाष्प का उद्भव। वहाँ की वायु और वाष्प यानी नमी पर डिपेंड करती है। यदि नमी होगी तो बहुत ज़ोर से विस्फोट नहीं होगा, कम होगा। हाँ, जानमाल का भी नुकसान हो सकता है, होता ही है। मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन। मैग्मा जब बाहर की ओर निकलने के लिए उत्साहित रहता है, यानी कि जब बाहर की ओर फटने के लिए तैयार रहता है, तब वो फिर बाहर की ओर ही बहता रहता है, फैलता रहता है। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती। हाँ, जो मैग्मा के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे जो भूरस है और उसके नीचे जो गैसें हैं वो मैग्मा को ऊपर उठाती हैं। मैग्मा अर्थात भूरस। दूसरे, ऊपर की कमज़ोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी वाष्प बन जाता है। हाँ, जो चट्टानों दरारों के द्वारा पृथ्वी के अंदर पानी चला जाता है वो वाष्प बन जाता है। इस दबी हुई वाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से बाहर निकलने लगता है। यानी कि छोटी सी दरार है और गैस बहुत सारी है तो फिर वो तो निकलेगी ही, विस्फोट के साथ निकलने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। जब गैस निकलेगी तो उसके साथ में कचरा, पानी, जो कुछ भी होगा वो सब आएगा बाहर, और फिर वो तो कितनी बड़ी ज्वालामुखी है उस हिसाब से हल्के भारी पदार्थ बाहर आएंगे।
भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं। जो अंदर से निकल कर आते हैं तो वो तो फिर स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसलिए बहुत भयानक रूप धारण करके और दूर दूर तक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार, शंकु या अर्थात त्रिभुजाकार, लेकिन नीचे से गोल और ऊपर चोटीनुमा शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण अधिक हो और भू सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है। परंतु वाष्प और यानी कि उस पर विस्फोट तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि छिद्र जितना बड़ा होगा जमीन के अंदर से निकलने वाले पदार्थों का, उतना ही विस्फोट कम मात्रा में होगा, मतलब जोर से नहीं होगा, और जितना ही छोटा छेद होगा उतना ही ज़्यादा विस्फोट के साथ होगा। परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह वाली लंबी दरार में से विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलकर फैल जाता है। लावा अर्थात आग और ये भूरस, गरम, बहुत ज़्यादा गरम, कि ठंडे होने में बहुत समय लगता है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 25 पर। ठीक है। ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि हमने कहा कि मतलब ये हमेशा जागृत रहते हैं, रुक रुक कर भी फटते हैं। और दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी, कभी सैकड़ों साल के लिए सो गए, 50 साल के लिए सो गए, या जल्दी जल्दी भी फटते रहे। वो तो नीचे की गतिविधि पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी के अंदर कितना कैसी गतिविधियाँ हैं। तीसरी है मृत ज्वालामुखी, ये कभी नहीं फटती हैं। मृत यानी मरी हुई। संसार में बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भयंकर विनाश होना यानी कि बहुत नुकसान होना, जान माल का बहुत नुकसान होता है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल ज्वालामुखी से हानि ही होती है, नहीं, लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई ज़मीन खूब ही उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटास युक्त मिट्टी में से खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। यानी कि जिस ज़मीन में ज्वालामुखी फटते रहते हैं वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, फसलें बहुत अच्छी होती हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। इनमें जंतुनाशक द्रव्य मिले होते हैं कि और जो चमड़ी वाले रोग होते हैं यानी कि स्किन संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं ये सभी जंतुओं के द्वारा फैलती हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलती हैं। जैसे फंगस वगैरह है तो ये जब गर्म पानी में, इन कुंडों के पानी में अगर जो नहा लो तो ये बहुत जल्दी ठीक होती हैं। ज्वालामुखी के कारण पारा, मर्क्यूरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातु में खनिज भू सतह से थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से हीरे बनते हैं। क्या कभी आपने जाना था कि हीरे किससे बनते हैं? जी हाँ, जैसे लिखा है ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से, लावा रस यानी कि जो अंदर से लिक्विड निकला वो यदि उस नली में ठंडा हो जाए और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाए तो समय बीतने पर उसमें से हीरे बन जाते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाले विखंडित चट्टाने पदार्थों के छोटे पत्थरों को लापिली के रूप में पहचाना जाता है। इससे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। अब हम आते हैं ज्वालामुखी के बारे में हमने जाना
कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 मृत ज्वालामुखी। अब हम आते हैं सुनामी अर्थात समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें। समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने या सतह पर भूकंप होने से समुद्री सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। ये भी एक भौगोलिक घटना ही है और प्राकृतिक आपदा ही है। जैसा कि यहाँ पर दिया, खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती हैं। किन कारणों से? ज्वालामुखी के फटने से या भूकंप होने से। समुद्र की सतह पर जब भूकंप आएगा तो जब वैसे भी समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो फिर जब भूकंप आएगा तब तो फिर कहना ही क्या है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती हैं, मतलब उनकी बहुत लंबाई अधिक होती है। सुनामी की लहरों का दृश्य जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि कैसा दृश्य दिया गया है, भयानक। कि जब चित्र देखकर इतना भयानक लग रहा है तो वास्तव में क्या होगा। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किलोमीटर जितनी होती है, यानी कि इतनी लंबी लहरें होती हैं कि 1600 किलोमीटर यानी बहुत हो गया। ये लहरें खूब तेज़ी और लंबी दूरी तय करने वाली होती हैं। ये बहुत दूरी तक जा सकती हैं क्योंकि इनकी मोटाई बहुत अधिक होती है, यानी कि ये बहुत ऊंची होती हैं। इस प्रकार की लहरों से पानी तेज़ी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला। 2011 में, ठीक, 11 मार्च को। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 26 पर। चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती हैं। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है और ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती हैं। जैसा कि समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। फिर तो जब अगर जो सुनामी आई हो तो फिर क्या कहना है कि मतलब उसको माप पाना या वहाँ पर किसी का टिक पाना या उस दृश्य को देख पाना असंभव होता है। समुद्र में लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती हैं और उद्भव स्थान से हजारों किलोमीटर तक फैल जाती हैं। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती हैं तब अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। सुनामी की लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानें या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती है, उससे भी प्रलयकारी लहरें उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, जैसे ऊंचे ऊंचे अगर जो पहाड़ वगैरह हैं समुद्र के किनारे और अगर जो उनसे कोई भी चट्टान बहुत भारी भरकम अचानक से पानी में आकर टूट कर गिर जाए तो भी प्रलयकारी लहरें उत्पन्न होती हैं। चलिए अब हम जिसको सुनामी ही कह सकते हैं कि जो चट्टान टूटती है उसे भूस्खलन से जोड़कर देखा जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं चित्र के नीचे बाढ़ के विनाश का दृश्य। देखिए कैसे लोग गलियों में पानी भरा है, लोगों के आधे आधे घर डूबे हुए हैं और भोलेनाथ जी समुद्र के टीले पर थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम नीचे आते हैं। नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रवाह को बाढ़ कहते हैं। नदी में ही नहीं, जब ज़्यादा बारिश होगी अचानक, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब भी ज़्यादा बारिश होगी तो पानी तो नीचे के ही क्षेत्रों में जाएगा, तो फिर तो बाढ़ आनी है। बाढ़ आने के मुख्य 2 कारण हैं। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है, जैसा कि अभी हमने कहा। नंबर 2, किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी के किनारे और निचले तटीय भागों में बाढ़ आ जाती है। सही बात है। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 27 पर। चलिए यहाँ पर दिया गया है अकाल। बाढ़ से भी कोई कम नुकसान नहीं होता है, बाढ़ में भी जान माल का नुकसान होता है, लोगों का सब कुछ बह जाता है। खास करके बिहार में देखिए कोसी नदी को बहुत तबाही मचाती है हर साल,
और भारत सरकार बेचारी पूरी साल भरपाई करती रहती है। लोग जितना बसा नहीं पाते हैं वो पल भर में उजाड़ कर चली जाती है। अकाल, ठीक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकाल यानी कि जिसके आगे कुछ भी ना टिक पाए। बरसात ना होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं, यानी कि कम बारिश होना, हो भी तो बहुत कम हो। लगातार 2 वर्ष तक बरसात ना हो अथवा बरसात का कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे स्वाध्याय में प्रश्न आया हुआ है, तो हमको यही करना चाहिए कि अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, वातावरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो वातावरण को संतुलित रखने के लिए अधिक वृक्षों को लगाएं, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएं। आंधी और तूफान, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आंधी तूफान भी ज़्यादा असर करेंगे, नहीं तो पेड़ पौधे भी तो रोकते हैं ना आंधी तूफान को। घर भी तो हमारी रक्षा करता है आंधी तूफान और बारिश से, तो पौधे भी हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए वृक्षों को हमारे सच्चे मित्र कहा जाता है। चलिए, आंधी और तूफान। तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इनका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। जब बहुत तेज़ बरसात के साथ में हवाएं चलती हैं तो उसे चक्रवात भी कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी बार ऐसे ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब हवा तूफानी हो जाती है, यानी कि बारिश भी होती है उसके साथ में। जबकि हवा और तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। हाँ, ये सब जगह असर नहीं कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जोर से आया होगा चक्रवात वहाँ ही विनाश मचाते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जाने जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 28 पर। दावानल अर्थात जंगल की आग। जंगलों में वृक्षों के परस्पर घर्षण आकाश से गिरती हुई तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है। तड़ित अर्थात आकाश से गिरने वाली बिजली, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वन्य संपत्ति को अत्यधिक नुकसान होता है। हाँ, बेचारे पशु पक्षी मारे जाते हैं, जंगलों का बहुत नुकसान होता है। एक एक पेड़ पौधा उगाने से उगता नहीं और जंगलों में आग लगेगी तो वहाँ तो लकड़ी की कमी नहीं है, बहुत विनाश होता है। हमारे प्राकृतिक जीव जंतु और पौधे वनस्पतियों का बहुत नुकसान होता है और दावानल आग के आगे तो कुछ भी नहीं बचता है। और दावानल का अर्थ है अर्थात जंगल की आग। चलिए अब हम देखते हैं भूस्खलन अर्थात ऊंचाई पर से कोई भी बड़ी चट्टान का अचानक में ढह गिरना। भूस्खलन भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 29 पर। भूस्खलन 2 प्रकार के होते हैं, अधिक बरसात के कारण और भूकंप के कारण। हाँ, जब बहुत अधिक बरसात होगी तो फिर पहाड़ों की कटाई, जब पानी लगातार बहता रहेगा तो पहाड़ों की कटाई शुरू हो जाती है और वो कट कट कर धीरे धीरे जाती है तो नुकसान कम होता है। लेकिन वही अगर जो अचानक में बड़ी सी चट्टान के रूप में गिर जाए तो वही भूस्खलन कहलाती है और उससे रोड जाम हो जाते हैं। देखा होगा कि रोडों के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े होते हैं लेकिन वो अचानक में गिर जाते हैं, वही है भूस्खलन। या अचानक कोई ज़रूरी नहीं कि रोड पर ही गिरे, कहीं भी गिर सकता है। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित होता है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है भूस्खलन। जैसे टिहरी गढ़वाल में आप देखिए कि महिलाएं बेचारा कितना संघर्ष करती हैं, कई मीटर की गहराई में उतरकर लकड़ियां लेने जाती हैं और वहाँ पर भूस्खलन की क्रियाएं आए दिन होती ही रहती हैं। वहाँ का जीवन बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। चलिए अब हम आते हैं स्वाध्याय के बारे में, ठीक है। अब हमारा इधर चैप्टर
पूरा ख़त्म हो रहा है और आपको स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। और ये सब कुछ पूरा स्वाध्याय जितना भी है आपको एक बार क्लास वर्क की नोट में ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो जब स्कूल चालू होगा तब आपको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है।